हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, सारे बच्चों को पता है कि आज ग्रुप 1 अकाउंट्स का पेपर था और मैं इस वीडियो में उस पेपर के ऊपर अपना एनालिसिस और रिव्यूज़ दूंगा आपको। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप बच्चों की विशेज़ और प्रेयर की वजह से मैं बच गया और बेटे मुझे दूसरा जीवन मिला है। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी और बचने के चांस बहुत कम थे, पर आप बच्चों की दुआओं ने बचा लिया। ये दूसरा जीवन आपका दिया हुआ है और मैं सारे बच्चों की बेस्ट विशेस के लिए, उनकी प्रेयर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप माने या ना माने, मैं बहुत दिल से आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। 2500 मेरे पास व्हाट्सएप आए और बच्चों की एक ही बात थी कि सर टेंशन मत लेना, आप रिकवर हो जाओगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और उन्हीं दुआओं के दम से मैं बच गया सर। यही बच्चों का प्यार है। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सबकी दुआ थी, लेकिन स्टूडेंट्स की दुआ जब इतनी एक्यूमुलेट होती है ना सर, मैं उसकी वजह से बच गया, मेरा ये मानना है। आज का बेटे जो पेपर था अभी भी खांसी है, देखो आप, 2 महीने हो गए हैं, कितनी गंदी बीमारी है ये। 2 महीने हो गए, मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया। आज का बेटे जो पेपर हुआ, मेरे को लगता है तकरीबन सारे बच्चे खुश होने चाहिए, सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ने आज जो आपको पेपर दिया, मुझे तो लगता नहीं कि उस पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। कंपनी फाइनल अकाउंट में हो सकता है कोई एक आधे पॉइंट में बच्चे ने लापरवाही की हो, बाकी तो बेटे मुझे इस पेपर में कुछ नज़र आया नहीं। पेपर लेंथी ज़रूर था और वो तो हमेशा ही रहता है, और इंस्टीट्यूट के वो डीएनए में है कि पेपर लेंथी करके डालना है, बच्चे को परेशान करना है। ये इंडिया में ही है बेटे कि एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो उसके अंदर 5-5 नंबर के 4 टुकड़े। क्वेश्चन 20 नंबर का है, 8-8 4 नंबर के 3 टुकड़े, 12 और 8 के 2 टुकड़े, 10-10 नंबर के 2 टुकड़े। अच्छा जी, 6-6-6 2, मतलब इन्होंने सारे चैप्टर टच करने हैं और बच्चे का तेल निकालना है इन्होंने, तो रहम कुछ है ही नहीं। पेपर लेंथी था, लेकिन फिर भी इस पेपर में इंस्टीट्यूट ने, मैं पहली बार इनकी टेंडेंसी देख रहा हूँ, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन फुल फ्लैज्ड दे दिए और क्वेश्चन को तोड़ा नहीं। 20 नंबर का क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से और 20 नंबर का क्वेश्चन किस में से, कंपनी फाइनल अकाउंट में से। बैलेंस शीट बनानी थी उसमें, बैलेंस शीट P&L। वो तो बच्चा वैसे एक्सपर्ट होता है, पता होता है बैलेंस शीट का टोटल मिलाना है, साम दाम दंड भेद, है ना। अच्छा, मैं ज़रा आज के पेपर के ऊपर बोलना शुरू करता हूँ और मैं आपको हमारी जो क्लास बुक है, मैं उसका पेज नंबर, मैं उसका क्वेश्चन नंबर आपको बताता जाऊँगा कि हमारी क्लास बुक में ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है। वैसे तो देखो ये वीडियो मेरे को डालनी नहीं चाहिए, पर डालनी पड़ती है, मैं क्या करूँ, मजबूरी है। क्योंकि कुछ बच्चों के फिर मैसेज आ जाते हैं कि सर ये नहीं आपने कराया, ये नहीं आपने कराया, ये नहीं आपने कराया। और कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, वो थैंक यू करते नहीं थकते कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया वो सब आया, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे को जो बच्चे नाराज़गी में होते हैं उनको बताना पड़ता है कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है, ये हमारी बुक में ये क्वेश्चन यहाँ पड़ा है, ये क्वेश्चन नंबर मैंने क्लास में कराया था आपको, या मैंने क्लास में एग्जाम्पल ये कराया था, या मैंने यहाँ से ये कराया था। वो बताना पड़ता है, आजकल एक फॉर्मेलिटी हो गई है ना। अब सारे टीचर रिव्यूज़ डालते हैं और मैं नहीं डालता, तो बच्चों को लगता है शायद जिंदल साहब का पेपर नहीं आया इसलिए चुप बैठे हैं। तो आज के ज़माने में जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो करनी पड़ती हैं, नहीं तो जिन बच्चों ने पेपर दे दिया उनको पता ही है कि बुक में से क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने कवर किए हुए हैं। सर ने क्लास में कितनी मेहनत की हुई है, बच्चे ने कितनी मेहनत की हुई है, वो या तो टीचर जानता है, स्टूडेंट जानता है, ये पता होता है बच्चे को इस बात का। पर अगर बच्चा कोई लापरवाह है और उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तो उसकी ज़िम्मेदारी उसको खुद लेनी चाहिए। उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं हूँ सर, है ना। उस नाराज़गी के मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आपका टाइम ख़राब ना करते हुए, ये बेटे हमारा आज का जो पेपर था ये सबको पता है, पहला क्वेश्चन 20 नंबर का कंपलसरी होता है और फिर आगे के 5 में से 4 करने होते हैं। पैटर्न सबको पता है, क्लास में बहुत बार डिस्कस किया हमने। लो बेटे, ये है क्वेश्चन नंबर 1A, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है।
ज़्यादातर क्वेश्चन AS में से आते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको पता ही है। एज़ यूजुअल ये AS2 का क्वेश्चन आया जी, और ये हमने क्लास में किया हुआ बेटे, मैं नोट करके लाया हूँ बुक से, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 49 है बेटे क्लास बुक का। अगर आप क्लास बुक खोलते हैं, AS2 के नोट्स खोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 AS2 का कट कॉपी पेस्ट आपके सामने है। देखो फिगर्स में तो बदलाव आता ही है, फॉर्मेट वही है सारा, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, क्वेश्चन वही होता है, किसी को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी को 20 से डिवाइड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड फिगर्स इसी तरह से बदलते हैं ये। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर B है, ये क्वेश्चन नंबर B है, ये आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में से। ये इसके दो हिस्से हैं, 1 और 2, और अगर आप देखें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, AS भी 10 है, क्वेश्चन नंबर भी 10 है, और इसका जो B पार्ट है ये वाला, ये जब मैंने आपको क्लास में आपको मैं AS करवा रहा था तो स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगाए थे, वो छोटे छोटे से रेनोवेशन, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है। जब हम कर रहे थे तो क्लास में स्टडी मैट छोटा सा पार्ट है ये, भाई इन्होंने एक रिटेल स्टोर लिया है और उसके ऊपर इन्होंने रेनोवेशन का पैसा लगाया है, रेनोवेशन एक्सपेंडिचर किया है। मैनेजमेंट को लगता है कि रेनोवेशन में 4 महीने लगेंगे, ठीक है जी, और इन्होंने एक बजट बनाया है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ये बातें हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं सारी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का जो वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें स्टडी मटेरियल का स्क्रीनशॉट लेके छोटे छोटे एग्जांपल से मैंने बताए हुए, ये उसका पार्ट है। तो इन्होंने 2.5 नंबर के 2 पार्ट बना दिए इसमें भी, एक तो क्वेश्चन ही 5 नंबर का, उसके अंदर फिर 2 पार्ट 2.5 नंबर के। अच्छा जी, फिर हम आते हैं C पार्ट में। ये गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन है जी, AS20 में से आया, AS20 का। इसमें 3 तरह की ग्रांट आई है इनके पास, और सिंपली आपको इसका तरीका बताना था। एक तो ग्रांट आई है प्लांट के लिए, तो प्लांट के लिए तो एसेट से रिलेटेड हो गई। नंबर 2, एक ग्रांट आई है एम्प्लॉयज़ के मेडिकल के लिए, तो वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो गई, जिसको ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू बोल देते हैं हम। और एक बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए आई है। हमने तो क्लास में जो क्वेश्चंस किए हुए हैं डिटेल में किए हुए हैं, इन्होंने तो छोटे छोटे से 3 पॉइंट बना के दे दिए। जो बैकवर्ड एरिया में जो 120 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है आपको, ये तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गई, एक आपकी एसेट से रिलेटेड हो गई, और एक मेडिकल से रिलेटेड हो गई। जो स्टाफ मेडिकल वाली है वो P&L के थ्रू रूट करते हैं हम, क्योंकि वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। जो हमारी ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाली है ये कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड है। जो एसेट वाली है उसके 2 मेथड होते हैं कि जी आप कॉस्ट पे रिड्यूस कर सकते हो, और आप अमोर्टाइजेशन मेथड, डेफर्ड ग्रांट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको ये वर्किंग दिखानी थी। और अगर बच्चे ने AS20 मेरे से पढ़ा हुआ है और ये छोटे छोटे से 3 पॉइंट सॉल्व, मैं क्वेश्चन नंबर बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आप रेफ़र कर सकते हैं बुक का, जिसमें कि बैकवर्ड एरिया के ग्रांट के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का B पार्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा किया हुआ है। बस ये मेडिकल वाला खर्चा था, इसमें मेडिकल वाला खर्चा था, और इसमें हमने ट्रेनिंग वाले खर्चे की बात की हुई है। ये पेंडेमिक का खर्चा डाल दिया इन्होंने, जो कोरोना वायरस के टाइम पे हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ का ही खर्चा। अच्छा जी, फिर इसका जो D पार्ट है, इसको तो देखते बच्चे वैसे ही डांस करने लग जाते हैं। क्यों? कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन दे दिया, बताओ। कैश फ्लो बनानी है, डायरेक्ट मेथड से बनानी है। लो जी, ये ऑपरेटिंग में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में, ये फाइनेंसिंग में, ये इन्वेस्टिंग में। अच्छा, ये ऑपरेटिंग में, अच्छा ये इन्वेस्टिंग में,
ये इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारी बुक का, आप देख सकते हैं। हम तो कैश फ्लो स्टार्ट ही इस क्वेश्चन से करते हैं। आपको करवाया था ना सीए फाइनल नवंबर 2001 का क्वेश्चन, ये आया था, वही पेपर में आएगा, देख लो आप, 5 नंबर के लिए। और ये स्टडी मेट में भी आपके, मतलब एक क्वेश्चन AS 2 में से आया, एक क्वेश्चन AS 10 में से आया, एक AS 12 में से आया, और एक आया AS 3 में से कैश फ्लो का। ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन की कवरेज थी। ठीक है जी, मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ, 20 नंबर का क्वेश्चन सीधा इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये अपनी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है जी। और क्लास बुक में जो क्वेश्चन है वो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से। इसमें इन्होंने मिस्टर जेड लिख दिया, क्वेश्चन सेम है। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको पता है हमने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने सफिशिएंट टाइम लगाया हुआ है। और मेरे पास बच्चे की एंड टाइम तक क्वेरीज यही आती रही, सर सेल ऑफ राइट का ट्रीटमेंट बता दो। पूरा एक लेक्चर सेल ऑफ राइट पे लगाया था। और मैं कभी कभी जब जवाब देता हूँ तो मैं बच्चे को डांट भी देता हूँ। डांटता इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसको अपना समझता हूँ, मैं कंसर्न्ड हूँ। अगर मेरे को ये हो यार बच्चे को जवाब दो, ख़त्म करो बात, नहीं, मैंने बच्चे को यही बोला कि हमने एक लेक्चर लगाया सेल ऑफ राइट पे, आपको दिक्कत क्यों आ रही है कि जी सेल ऑफ राइट, अगर आपके सारे शेयर कम राइट खरीदे आपने, या राइट से पहले और राइट के बाद मार्केट प्राइस का आपके पास पोजीशन हो और डिक्लाइन आ रहा हो, तो आपको सेल ऑफ राइट रिकवरी ऑफ कॉस्ट की तरह ट्रीट करना है। अगर क्वेश्चन में कम राइट नहीं लिखा हुआ और राइट से पहले राइट के बाद मार्केट प्राइस भी नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है P&L में इनकम डाल देना। कितना डिटेल में डिस्कशन किया था हमने, इतनी छोटी सी बात है, किया कि नहीं किया। और मेरे पास मैक्सिमम क्वेरी सेल ऑफ राइट के ऊपर आई हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से। बाकी कोई क्वेरी किसी बच्चे ने मेरे से पूछी नहीं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पे। पर ये तो सर क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, 20 और 20 40 नंबर का पेपर हो गया। ये इसमें जो आप देख रहे हैं ना, सजेस्ट वैल्यूज एट विच इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर शुड बी रीक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद दिस। तो रीक्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई करते हैं तो ऑन द डेट ऑफ रीक्लासिफिकेशन आपको पता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आगे लेके जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म पे लेके आते हैं तो आप कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे। वो कैरिंग अमाउंट इसलिए कह देते हैं कि कभी कोई परमानेंट डिक्लाइन आपने राइट ऑफ ना कर रखा हो कहीं, वैसे तो कॉस्ट पे आगे चला जाता है। वो अपनी नेचर के हिसाब से वैल्यूएशन हो जाती है। क्वेश्चन सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था, P&L का एक्सट्रैक्ट बनाना था, क्योंकि P&L पूरा तो बन नहीं सकता, P&L का एक्सट्रैक्ट बन सकता था इसके अंदर। अच्छा जी, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3A। 3A ये ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है जी। 3A अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं। वही बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट वाला क्वेश्चन है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3B अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3B सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है जी। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 18 क्लास बुक का आप देख सकते हैं। ये भी 10 नंबर का, 20 या 60 नंबर का पेपर हो गया। फिर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आया कंपनी फाइनल अकाउंट में से। मैं इस पे अभी आता हूँ, मैं अभी इस पे वापस आऊँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5A, लो जी, डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन है। सबका फेवरेट टॉपिक है ये। और ये आप क्वेश्चन नंबर 12 रेफ़र कर सकते हैं।
और इसमें इन्होंने कुछ खर्चों का क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट उठा के मिक्स कर दिया। हमारी क्लास बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में खर्चे हैं ना, जिसकी रेशो दे रखी होती है, वो एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 से उठा के इसमें डाल दिया। मतलब 12 और 2 को मिक्स करके बना दिया, लेकिन मेन कंटेंट 12 का ही है इसके अंदर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सर इसका बी है। लो जी 10 नंबर का क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में से आया, और ये वही क्वेश्चन है कन्वर्जन वाला, जिसमें कि 60% डिबेंचर का शेयर में कन्वर्ट हो गया, 40% कंटिन्यू करना है, एंट्री डालनी है। ये हमारी क्लास बुक में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था लिब्रा लिमिटेड के नाम से, ये लिब्रा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। कुछ है ही नहीं, सब किए हुए क्वेश्चन है बच्चे के। फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 5 में। मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया जी, हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया। मैंने आपको एक स्टडी मटेरियल का एक चैप्टर वीडियो में कराया था, उसके नोट्स नहीं दिए थे, स्टडी मेट से कराया था, शायद आपको याद हो। कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल मेंटेनेंस, प्राइस मेंटेनेंस, शायद आपको याद हो। उसका नाम था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने ये कराया हुआ है, और ये मैंने डायरेक्टली स्टडी मेट से कराया था कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन फेल हो जाएगी तो कैसे हम वर्किंग बनाते हैं, अच्छा नहीं फेल होगी तो कैसे बनाते हैं, अच्छा कैपिटल मेंटेनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, डिस्कस किया हुआ है सारा कुछ सर। जिस बच्चे ने क्लासेस देखी हुई है पेन ड्राइव में, मैं आप देखो ये बात मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में रिव्यूज़ में बोल रहा हूँ तो मैंने करवाया होगा तभी कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना कह सकता हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन आया सर कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। अच्छा जी, लो जी जनाब इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन। इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जिसमें ये राइट ऑफ कर देते हैं और इस रिटर्न ऑफ अमाउंट को हम ऐड बैक करके नॉर्मल एबनॉर्मल के 2 कॉलम बना लेते हैं। और ये क्वेश्चन पता नहीं हमारी बुक में कितनी बार है, कितनी बार किया हमने ये क्वेश्चन। आप चाहे क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, क्लास बुक का सब किया हुआ है सर। अच्छा जी, फिर ये इसका सी पार्ट है। ये तो सर मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी नहीं बताऊंगा क्यों? कैश प्राइस निकालना है। कैश प्राइस कैसे निकालते हैं? लास्ट इंस्टॉलमेंट को लेते हैं, ब्याज कितना है जी? ब्याज कितना है? 12%। अच्छा जी 12/112, बस रिवर्स करना है। ये कोई क्वेश्चन है सर बताओ? इसका तो मैं क्वेश्चन नंबर क्या बताऊँ आपको, ये तो डिस्कशन ही कर लेते हैं हम इन चीज़ों पे। इतने सारे क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने तो आपको कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। हाँ ठीक है, कैश प्राइस ही तो निकालना है। रिवर्स 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 रिवर्स। फिर बच्चे ने मेरे को इसमें भी क्वेरीज पूछी हुई है, सर क्या अकाउंट बना के हम निकाल लें? मैं बोलता हूँ ना, अगर सिर्फ कैश प्राइस निकालना है तो स्टेटमेंट बना के निकाल के आओ, अकाउंट मत बनाओ। इसमें ब्याज भी निकालना था और मैंने क्लास में बात बोली थी कि ध्यान रखना, कैश प्राइस निकालना है तो कैश प्राइस की वर्किंग रिवर्स करो, 100/112, 100/112। ब्याज निकालना है 12/112, 12 उन्हीं अमाउंट्स को यूज़ करके 12/112 करेंगे, ब्याज आ जाएगा आपका। सब करवाया हुआ है सर, सब करवाया हुआ, सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है सर। लो जी, आपसे ये पूछा गया कि आप हमें ये बताओ कि इसको आप किस रेशो में बांटोगे। प्री इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है, प्री इनकॉर्पोरेशन का, और आपसे ये पूछा गया कि बताओ किस चीज़ को किस रेशो में बांटोगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस रेशो बतानी थी। क्या बतानी है?
रेशो बतानी है। लो मैं अभी बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है। डायरेक्टर फीस पोस्ट में जाएगी जी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ पोस्ट में जाएंगे जी, ये टाइम रेशो में जाएगा जी। स्टैट ऑडिट फीस पोस्ट में जाएगा जी, क्योंकि कंपनी का ऑडिट कराना कंपलसरी है। मैंने आपको बताया था ऑडिट फीस लिखी हुई है तो पोस्ट में डाल देना, और अगर टैक्स ऑडिट फीस लिखी हुई है तो सेल्स रेशो में बांट देना। बताई थी आपको बात मैंने, आपकी कॉपी खोल के देख लो। तो ये सिंपली ऑडिट फीस है। अच्छा टैक्स ऑडिट फीस भी है, लो जी सेल्स रेशो, बताया हुआ पॉइंट काम आ गया ना पेपर में। छोटी छोटी बातों से ही सर सीए कवर होती हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है सर। अच्छा कमीशन है सेल्स रेशो, सेल्स प्रमोशन सेल्स रेशो, एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशो, रेंट टाइम रेशो, बैड डेट सेल्स रेशो। जय श्री राम बोलो, हो गया क्वेश्चन, 5 नंबर पक्के हो गए। अच्छा जी, लो जी ये तो पक्का है। आप कोई भी आरटीपी खोल लो, आप कोई भी आरटीपी खोल लो, आप कोई भी पास्ट एग्जामिनेशन खोल लो, इनके पास तो बोनस शेयर का एक ही क्वेश्चन है। अगर बोनस शेयर में से कोई क्वेश्चन आया, हर आरटीपी में यही क्वेश्चन है। आपको सारे आरटीपी दिए हुए हैं, सारे पास्ट एग्ज़ाम चेक कराए हुए हैं, किताब में भी यही क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन पेपर में आ गया सर। और क्या चाहिए आपको, फाइनल कॉल करनी है, शेयर फुली पेड अप करने और बोनस देना है सर। ये अगर आप देखेंगे हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मुझे इन क्वेश्चंस की नंबरिंग नहीं बतानी चाहिए। ये तो बच्चे के लिए गिफ्ट है सर, ये तो गिफ्ट है सर। मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे को कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन छोड़ के ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट में पता नहीं बैलेंस शीट मैच होती है कि नहीं होती। भाई पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, फिर उसमें से 5 में से 4 करने हैं ना। मुझे लगता है बच्चे ने इसी क्वेश्चन को चूज़ किया हो। ठीक है जी, हाँ ये देखो टिक लगी हुई है। मेरे पास जिस बच्चे का पेपर आया है उसने इसी क्वेश्चन को चूज़ किया हुआ। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आपको वापस लेके आता हूँ कंपनी फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन में कि क्या है उस क्वेश्चन में। एक मिस्टेक कर दी इंस्टीट्यूट ने, एक गलती है बेटे उस क्वेश्चन में, और मुझे लगता है कि वो गलती बच्चे ने खुद सुधारी होगी, नहीं तो वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। पता है क्या गलती है, मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है इन्होंने, और ये ट्रायल बैलेंस की डेट है 31 मार्च 21 की। पहली बात तो ये है, इसका मतलब 1/4/20 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 21 तक लेके आना है। एक P&L बनाना है, एक बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस में सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, वेरीफाई नहीं करते। इस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है, और ये बात सारे बच्चों को पता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज़ इक्वल टू एडजस्टेड परचेज। और जिस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज होती है उस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं आता, ट्रायल बैलेंस में आता है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग सब एडजस्ट हो चुका। जिन क्वेश्चंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है तो ट्रायल बैलेंस में एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक परचेज होती है, पर यहाँ पे तो एडजस्टेड परचेज है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ हो चुका। और अगर ओपनिंग ऐड हो चुका तो ये ओपनिंग दोबारा कैसे आ सकता है। ये 2021 का स्टॉक है, अगर आप इसको क्लोजिंग लेंगे तभी बैलेंस शीट मैच होगी। अब बच्चा पूछेगा सर क्या इसके लिए ग्रेस मिलेगी, मुझे नहीं पता, गलती तो है, ये क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था। और एक और बात, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है तो ये क्लोजिंग स्टॉक सीधा बैलेंस शीट में जाता है, इसका हमारे P&L से लेना देना नहीं। क्यों, एडजस्टेड परचेज की जो फिगर है, ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, परचेज आ गई, तो एडजस्टेड परचेज के साथ ओपनिंग स्टॉक तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। और आप ऐसा करो ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देख लो आप, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, ये नज़र मार लो। पहला कैपिटल का पॉइंट है, दूसरा डायरेक्टर के डिविडेंड का पॉइंट है, तीसरा सस्पेंस अकाउंट है, चौथा वैल्यूएशन का पॉइंट है, डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, बस। अब कोई बच्चा बोले जी मुझे डेप्रिसिएशन लगाना नहीं आता, मुझे गुडविल को अमोर्टाइज करना नहीं आता, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बता दो मैं किधर को जाऊँ।
गुडविल को अमोर्टाइज करना है 1/5, तो बाकी गुडविल बैलेंस शीट में इंटेंजिबल में आ जाएगी, 1/5 P&L में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नेक्स्ट में डाल देंगे हम। नोट्स की रेफरेंस देते जाना, टोटल मार के क्वेश्चन, जय श्री राम पकड़ाओ अगले को। डेप्रिसिएशन लगाना मुश्किल काम है बताओ। एक और बात, ये तीसरा पॉइंट था, कंपनी रीवैल्यूएशन करना चाहती है लैंड को 36 लाख में, कर लो। देखो लैंड कितने की है, 24 लाख की है, तो 12 लाख ऊपर जाना है तो कोई बात नहीं, यहाँ 12 लाख प्लस कर लो, तो इधर रीवैल्यूएशन रिजर्व खोलो 12 लाख का, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा और लैंड आपकी 36 लाख की दिखनी शुरू हो जाएगी। क्या दिक्कत है? AS 10 आपने पढ़ा हुआ है, रीवैल्यूएशन की एंट्री मारनी नहीं आती। एक और पॉइंट बताता हूँ, ये देखो डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डायरेक्टर्स जब डिक्लेयर करते हैं तो वो प्रपोज्ड होता है, सर इसकी कोई वैल्यू नहीं। और AS 4 का हम रेफरेंस दे के आएंगे कि जी डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, शेयर होल्डर ने डिक्लेयर नहीं किया। शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं और प्रॉफिट में से काटते हैं। ये तो डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया, डायरेक्टर्स के डिक्लेरेशन की क्या है औकात है, ये तो प्रपोज डिविडेंड है सर। ये बात तो क्लास में बहुत बार डिस्कस हुई है कि डायरेक्टर्स का रिकमेंड डिविडेंड। मैंने आपको RTP वीडियोस दिए थे, हर RTP वीडियो का पहला क्वेश्चन कंपनी फाइनल अकाउंट का है और मैंने करवाया सारे RTPs के अंदर। मैंने RTP का कोई क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन की रेफरेंस देके छोड़ दिया आपको। लेकिन RTP के सारे क्वेश्चन, सारे RTP में देखो आप क्वेश्चन कंपनी फाइनल अकाउंट का मैंने हाथ से सॉल्व किया है। एक पॉइंट यहाँ से उठा लिया, एक पॉइंट यहाँ से उठा लिया सर, डिस्कस कर लिया मैं सर, सारे पॉइंट किए हुए हैं बच्चे ने। अच्छा एक मैं आपको कैपिटल का पॉइंट बताता हूँ, ये देखो एक मिस्टेक है इनकी, जो कंपनी ने गलती की है। कंपनी के पास 7,20,000 की कैपिटल है, मैं लिख देता हूँ 7,20,000 की कैपिटल है, इसमें से 6,000 शेयर फुली पेड अप है, 6 लाख के तो ये हो गए। जो 2,000 शेयर हैं ये पार्टली पेड अप है, 1,20,000 के ये हो गए, ठीक है। डायरेक्टर्स ने अपनी 40 रुपये की कॉल की, अगर डायरेक्टर ने 40 रुपये की कॉल की तो सबको पैसे देने चाहिए। तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने पैसे नहीं दिए, शेयर फॉरफिट हो गए और हमने 90 रुपये में रीइशू कर दिए। पहले मुझे बताओ 60 रुपये हमने लिए हुए हैं, 60 रुपये हमने लिए हुए हैं ना, 60 रुपये लिए हुए हैं ना, तो जो 100 शेयर हैं, जो 100 शेयर हैं, पहली एंट्री क्या मारेंगे हम, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 100 शेयर हैं, 60 रुपये हमने लिए हुए हैं, लो जी 6,000 रुपये मार दिया हमने इधर, उसको री इशू कर दिया 90 रुपये में, कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर हैं, 90 रुपये के हिसाब से 9,000 ले लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 शेयर हैं, 100 रुपये के हिसाब से 10,000 होने चाहिए। 1,000 रुपये कम लिए हैं आपने, कोई बात नहीं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से ले लो, 1,000 रुपये हमने यहाँ से ले लिए। अब मुझे बताओ फॉर फीचर में गए कितने, 6,000, हमने यूज़ कितने कर लिए, 1,000, फॉर फीचर में कितने बच गए, 5,000। तो जब अनयूज्ड पैसा है तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये तो बच्चों वाली एंट्रियाँ हैं। गलती क्या हुई इनसे, गलती मैं बताता हूँ क्या हुई। मेरे पास 6,000 शेयर हैं 100 रुपये के हिसाब से 6 लाख के, मेरे पास 2,000 शेयर हैं 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख के, 8 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। सारे शेयर फुली पेड अप हो गए आपके। कईयों ने कॉल दे दी, जिसने नहीं दी उसको हमने री इशू कर दिया। तो 5,000 कैपिटल रिजर्व में, 8 लाख रुपए की कैपिटल, और इन नालायकों ने क्या किया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने 8,05,000, इसके अंदर जो 5,000 रुपये हैं वो आपको कैपिटल में से लेस करके कैपिटल रिजर्व में भेजने हैं और नोट लिख के आना है जी। शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस होता है वो कैपिटल में नहीं जाता, वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। 5,000 रुपये की कैपिटल फालतू लिखी हुई है इन्होंने। 6,000 प्लस 2,000 8,000 शेयर है, 8 लाख से ऊपर तो कैपिटल हो ही नहीं सकती फेस वैल्यू से ऊपर। तो 5,000 इनको यहाँ से माइनस करके या रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में डालने चाहिए। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। और क्या करना है इसमें, 12 लाख का आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व है, 5,000 का आपका कैपिटल रिजर्व है। P&L बनाओगे तो उसमें P&L का बैलेंस निकल के आ जाएगा। जय श्री राम बोलो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है बताओ कोई,
डेबिट दो ही चीज़ों के होते हैं, एसेट्स के और एक्सपेंसेस के। क्रेडिट दो ही चीज़ों के होते हैं, इनकम्स के और आपके लायबिलिटीज़ के। आपको मैं कितनी बार क्वेश्चन करवा के मैं ये बोल चुका हूँ कि आप मान लो बैलेंस शीट बना रहे हो, मान लो आप P&L बना रहे हो, तो P&L में रेवेन्यू लिख रहे हो तो पहले क्रेडिट चेक कर लो, फिर आप खर्चे लिख रहे हो तो डेबिट चेक कर लो और काटते चलो। जो बच जाएगा वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होंगे, उठा के मारो वहाँ पे। 20 नंबर का क्वेश्चन सर, 20 नंबर का क्वेश्चन। बच्चा मेरे को मतलब अपने ऊपर कोई गिल्ट नहीं है, बच्चा खुश नहीं है, जो बच्चा खुश नहीं है मेरे को अपने ऊपर गिल्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात टीचर की यही होती है कि मैं अपनी नज़रों में सही हूँ। मैंने आपको पढ़ाया, स्टूडेंट का पेपर सही होना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि बच्चा पास हो, फर्स्ट ग्रुप पास करके सेकंड ग्रुप में आए, सेकंड ग्रुप पास करके वो फाइनल में जाए, फाइनल पास करके वो CA बने, CA बनने के बाद वो एक अच्छी पोजीशन पे जाके अपनी फैमिली को खुश रखे। मैं इतनी लंबी सोच रखता हूँ कि मेरे को ना आपके 90+ से मतलब, ना मुझे आपके रैंक से मतलब, मुझे तो बच्चे की खुशी से मतलब। बच्चे ने मेहनत की, उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। मैंने अपना एफर्ट जितना लगा सर, मैं चाहे आपका ग्रुप 1 पढ़ाऊँ, मैं आपको ग्रुप 2 पढ़ाऊँ, मैं आपको CA फाइनल FR पढ़ाऊँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल खोलो, CA फाइनल FR का पेपर का रिव्यू मैंने आज ही डाला है। फाइनल इंडिया बेस्ड है सारा, एक क्वेश्चन क्लास बुक में से आया हुआ है और हर बार आता है, आप चाहे पीछे चेक करके देख लो। हर पेपर एनालिसिस में डालता हूँ जैसे इंटर में डालता हूँ। ठीक, 90%, 95%, 90 से 95 के बीच में बच्चे सेटिस्फाइड रहते हैं, एप्रिसिएशन भेजते हैं, प्यार भेजते हैं अपना मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। सर 5% बच्चे जो लापरवाह हैं वो अपना ब्लेम टीचर के ऊपर डालते हैं, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आज सुबह मेरे को मेरे उस बच्चे के पास मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से आया मुझे नहीं पता, उसने पर्सनल नंबर के ऊपर एक मैसेज ड्रॉप किया कि सर CA फाइनल में जो चेन होल्डिंग का क्वेश्चन आया आपने नहीं कराया। मैं बच्चे से सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, तूने रिकॉर्डिंग कौन से साल में ख़रीदी थी, क्योंकि मुझे पता है ना कौन सा चैप्टर कहाँ दिया है। वो कहता है मैंने 2020 में ख़रीदी थी। मैंने उसको बोला मॉड्यूल 4 में जा, लेक्चर नंबर 14 देख, चेन होल्डिंग के 3 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें से एक आया हुआ है। और ये मेरा करवाया नहीं है, स्टडी मैट का आया है। मैं तो स्टडी मैट कराता हूँ। स्टडी मैट कर लिया, RTP कर ली, MTP कर ली, पास्ट एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन देख लिए। और कुछ बच्चे इतने मतलब, नहीं सर आपने करा दिया ना, हमें नहीं कुछ और देखना, आप हमारे बिहाफ पे देख। जो बच्चा विश्वास करता, एक बच्चे ने, आप देखो टेलीग्राम खोल के देखो फाइनल का, एक ने मैसेज भेजा है कि सर पेपर देने के बाद एक बात तो पता लग गई कि मटेरियल एक ही जगह से रेफ़र करना चाहिए। अगर इतनी सीनियर फैकल्टी से पढ़ रहे हो, 23 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, मैंने 46 पेपर देख लिए, उसके बाद भी अगर मुझे ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पड़ा है और कैसे कराना है, क्या फ़ायदा हुआ बताओ। मैं कोई आज का 9 सिखिया टीचर थोड़ा ना हूँ जो YouTube पे लगा रहता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे आप। मुझे लगता है कि जो एवरेज स्कोर है इस पेपर का, नॉलेज के बेसिस पे 80 से 90 के बीच में एवरेज स्कोर अपनी क्लास का रहना चाहिए। एग्जाम्शन तो सारे बच्चों को पता है, 60 नंबर मैं मानता नहीं। एग्जाम्शन तो बहुत छोटी चीज़ है सर, 60 नंबर तो पेपर एग्जाम होना कोई बड़ी बात नहीं है इंटर के अंदर ना। बढ़िया नंबर आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एडवांस अकाउंट्स का पेपर आएगा, उसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और अगर मैं बीच बीच में से कोई 2-3 दिन क्वेरीज़ के लिए मैं गायब हो जाता हूँ तो प्लीज़ उसको माइंड मत किया करो। उसको माइंड इसलिए मत किया करो क्योंकि मेरी अभी पूरी तरह से रिकवरी नहीं है। मेरी टी-शर्ट मत देखो कि जिंदल सर तो फिट एंड फाइन लग रहे हैं, वो तो रिकॉर्डिंग के लिए पहननी पड़ती है। हालत ख़राब है अभी मेरी। मेरे को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। मेरी जो डायबिटीज़ है वो 400 के एवरेज पे चल रही है अभी कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन लग रही है मेरे को। नंबर 2, हार्ट बीट बढ़ी हुई है। आप कहेंगे सर दुखड़े रो रहे हो अपने, नहीं मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मेरे को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आई साइड की प्रॉब्लम तो है, लेकिन डॉक्टर ने बोला ये टेम्परेरी है, ये ठीक हो जाएगी आपकी। मेन मेरे को प्रॉब्लम जो है वो हार्ट बीट की और एक मेरे को डायबिटीज़ की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं कभी कभार मेरे को जो 1-2 दिन की क्वेरीज जो मैंने नहीं ली, मान लो, बन नहीं गया मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, मैं कहाँ से लूँगा। पर मैं कोशिश करता हूँ फिर भी
मैंने पीछे ली हैं 25 दिन लगातार क्वेरीज ली हैं, मैं फिर 2-3 दिन नहीं ले पाया। अब मैं सोच रहा हूँ कल से फिर शुरू करूँगा। लेकिन बच्चे, जिन बच्चों का पेपर आज एवरेज भी हुआ है ना, प्लीज़ डोंट लूज़ हार्ट, नो 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 नो, जस्ट फोकस ऑन द रिमेनिंग पेपर्स। आप प्लीज़ अपने पेपर्स को स्किप मत करना, अपने पेपर्स को कंटिन्यू करना आगे बढ़ने के लिए। एक पेपर ख़राब हो गया अगर किसी का, तो हो सकता है आगे कोई पेपर बहुत बढ़िया हो जाए और वो पूरे ग्रुप को कॉम्पनसेट कर दे। लेकिन मुझे लगता नहीं मेरे को ये शब्द बोलने चाहिए आपको, क्योंकि ये पेपर में कुछ है ही नहीं था। आप में तो बूस्ट हो, अरे सीए के पेपर इतने आसान होते हैं क्या हैं? 60-70 नंबर तो बच्चे ने वैसे जोड़ लिए होंगे, आ जाएंगे। अगले पेपर की तैयारी तो आपने शुरू कर ली होगी अपनी, जोश बढ़ जाता है बच्चे का पहला पेपर देने के बाद। और एक बात और बताता हूँ, बच्चा फाइनल में मेरे को याद करता ज़रूर है एक बार कि यार डिट्टो क्वेश्चन सर बताया करते थे, और मेरी आज भी फाइनल में भी वो टेक्निक है, सेम क्वेश्चन। अगर मेरे पढ़ाए हुए में से पेपर नहीं आया तो क्या फ़ायदा बताओ। हाँ, इंस्टीट्यूट ने कसम ही खा ली कि पेपर देना ही बिल्कुल एक्सेप्शनल है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। इतने सारे पेपर देखे हैं मैंने, एक पेपर पिछले 23 साल के करियर में, एक पेपर, कौन सा पेपर, नवंबर 2010 का। उस टाइम पे जो हमारा इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट था वो कोचिंग सेंटर के पीछे हाथ धो के पड़ गया था, सबसे गंदा पेपर बनाया उसने। और जैसे डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS में नहीं था रुस्तम कि पेपर हार्ड करो, इसको फेल करो, ऐसा कोई बंदा आ गया था। भूल गए हम, बाकी तो पेपर आपके सामने है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेस फॉर योर रिमेनिंग पेपर्स। मन लगा के पढ़ो और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस हैं। आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, आप तरक्की करो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपकी प्रेयर्स और विशेस के लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद बोलता हूँ। आप बच्चों की दुआओं से बच गया मैं। बाय, लव यू, बाय बाय।